ठीक है। तो फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? देयर शुड बी अ हेल्दी प्लांट, प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर फ्रॉम सॉइल, लाइट यूजुअली है सोलर रेडिएशन, और एक्सपेरिमेंट ही आप दे रहे हो तो कोई भी इल्यूमिनेट लाइट आप यूज कर सकते हो जिसकी विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता हो, जिसका स्पेक्ट्रम जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो आर्टिफिशियल लाइट भी यूज हो सकती है, लेकिन नेचुरल आप देख रहे हो तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट, है ना। केमिकल रिएक्शन तक अपन पहुंच गए थे, कंट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया। नाउ एनसीईआरटी पे आ जाओ, और एनसीईआरटी में ये चैप्टर की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर लाइन का मीनिंग समझने आना चाहिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी फोकस, यू वुड ऑफ कोर्स आंसर जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आपके दिमाग में थोड़े आए होंगे। इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रेड इन चैप्टर 8, किसका आंसर कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। तो आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था या कई बार फोटोसिंथेसिस की जनरल, प्लांट की फिजियोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी में आ चुका है, एनाटॉमी में आ चुका है, बंडल शीट आपने सुना था, गार्ड सेल सुना था। तो एवरीवेयर यू फाइंड आउट कि जहां जहां क्लोरोप्लास्ट था उनमें फोटोसिंथेसिस करने की टेंडेंसी थी, ग्रीन पार्ट, पिगमेंट, ये सब बातें हो चुकी है, ठीक है। यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स mainly, ठीक है, of plant, but it does so also in other green parts of the plant. Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? बता दो फटाफट, 1 2 3 4 5 तो एटलीस्ट बताओ चलो। स्टेम में कैसे है? स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ किया हुआ हर्बेसियस, हर्बेसियस स्टेम, या यू कैन से मोनोकॉट। और बताओ मॉर्फोलॉजी में जाओ ना, कहाँ का स्ट्रक्चर देखा है? टेंड्रिल बोलो, ट्राइकोम बोलो, स्पाइन बोलो, फाइलो फाइलोक्लेड बोलो, कितनी चीजें तो पढ़ रखी है बेटा, है ना। और क्या बोल सकते हो? कैलिक्स बोलो, जो ग्रीन है सब बोलते जाओ। और इस तरीके से कई सारे स्ट्रक्चर आपने देखे हैं जहाँ पे, क्योंकि प्लांट सेल है और वो लिविंग स्ट्रक्चर होगा तो उसके पास प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड में स्पेशल टाइप का ग्रीन प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट एंड दैट हैव कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसिस। You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaf, किस यूनिट की बात कर रहे हैं? एनाटॉमी, है ना। mesophyll cells in the leaf have a large number of chloroplasts. तो मेन हमने किचन जो बोला था प्लांट का, दैट इज लीफ, और लीफ के भी अंदर जो मेनली फोटोसिंथेसिस का प्लेस है दैट इज mesophyll cell। पहले सेल आएगी उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आएगा, ओके बेटा, है ना। एपिडर्मल पूछता है तो गार्ड सेल में करो। Usually, the chloroplasts align themselves along the wall of the mesophyll cells. Align themselves along the wall. इसके लिए आप छोटा सा एक इमेज बना लेना, सेल वॉल लिखना, मेसोफिल सेल, और इसके यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल के पास में अलाइन करना है ना। रीजन क्या है इसका? लाइट के लिए वो अट्रैक्ट है, लाइट के लिए फंक्शन करना चाहता है, तो वो वहां पे क्लोजली रहना चाहेगा जहाँ पे उसको इजिली लाइट मिले। और बीच में तो आपको पता है मैच्योर सेल है तो सेंट्रल वैक्यूल होगा, फिर पेरीफेरी पे न्यूक्लियस होगा, क्लियर है। तो मेनली क्या जगह है उसके पास, सेल वॉल के पास, वो पेरीफेरी में अलाइंड हो, क्लियर, सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस इज एमसीक्यू, और इसका कोई ऐसा बहुत बड़ी वाला थ्योरी इसमें नहीं है, सिंपली लाइट उसको कहाँ इजिली मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो सेल वॉल पे अलाइंड हो जाएगा, नियर बाई सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म में, बाहर नहीं निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा ना बेटा, लेकिन टुवर्ड्स द सेल वॉल। रीजन है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को ट्रैप करता है। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? बताओ, वॉल के फ्लैट सरफेस पे कब अलाइन हो?
जिस साइड से लाइट आएगी बेटा उस साइड को अलाइन होने की कोशिश करेगा। जस्ट सपोज इस सेल को इस साइड से लाइट आ रही है तो वो यहाँ अलाइन हो, ओके। यहाँ इस साइड से लाइट आ रही है तो वो इधर अलाइन। इट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट लाइट। व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट? परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर मतलब लाइट इधर है तो वो ऐसे अलाइन होगा। पैरेलल मतलब लाइट इधर है वो इधर अलाइन होगा। स्ट्रेट लाइट में, वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रेट लाइट जब आएगा तो वो लाइट के जो इंसिडेंट है उसके पैरेलल परपेंडिकुलर अलाइंड हो जाएंगे ताकि उनको फटाफट फटाफट से लाइट मिले आगे पीछे। दिस इज रिलेटेड टू कि लाइन आपको ऐसे लगाने को कहा गया या लाइन आपने ऐसे लगाई, ठीक है बच्चा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एनसीईआरटी क्या कह रहे हो? नेक्स्ट हम पिगमेंट के जाने के पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे ना। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। कल होमवर्क देना चाहिए था बट मैंने दिया नहीं, ठीक है, मान लेते हैं तुम लोग को याद आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी तो। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंटेनिंग ऑफ ग्रेना। टर्म्स आपको थोड़े बहुत सुन सुन के भी याद आ जाएंगे और अभी हम इमेज दिखाते हैं उससे भी आप रिकॉल करें। बट एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है या सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है? वेरी गुड। डबल मेम्ब्रेन क्यों है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट कंटेन्स डीएनए। चलो फिर तो समझ जाओगे। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। ग्रेना इनर मेम्ब्रेन के टूटने से बनती है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में थाइलेक्वाइड एंड देन स्टैक, पूरा स्टैक को ग्रेना बोलते हैं, है ना। द स्ट्रोमा लैमली, फिर जो बीच में जो पार्ट बचेगा दैट इज स्ट्रोमा। यू कैन रिलेट इट कि ये पूरी सेल है तो, क्योंकि हमने बोला था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दे आर प्रोकैरियोटिक सेल इन एवोल्यूशन। वो कभी प्रोकैरियोटिक सेल थे और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में यूकैरियोटिक के अंदर आ, सेल विद इन सेल थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चा। तो यू कैन रिलेट इट कि क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म है, तो क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म तो कहेंगे नहीं क्योंकि सेल तो बाहर है। दिस इज स्ट्रोमा, कभी नहीं बोलना है ना। whatever the filled fluid present inside the inner membrane, inside the inner membrane, not the grana, grana नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखना इसके अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है। हम इस फ्लूइड की बात करें जो लाइट ग्रीन कलर का, दैट इज स्ट्रोमा, ओके। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन के टूटने से थाइलेक्वाइड बनता है, थाइलेक्वाइड के स्टैक को ग्रेना बोलते हैं। अब जो दो ग्रेना के बीच में है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। लैमेली याद है, रिबन लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर नोन एज लैमेली। तो इट हैज फोटो सिस्टम, यहाँ पे भी होता है, कौन सा होता है कैसे होता है वो जब आएगा तब बात करें, बस हमें ये अभी इमेज को समझना है। स्ट्रोमा लैमेली हो गया एंड देन राइबोसोम कैसा होगा, 70s 80s 70s, है ना। स्टार्च ग्रेन्यूल क्यों है? स्टोरेज के लिए एंड इट इज इंडिकेटिव कि यहाँ फोटोसिंथेसिस चल रही है और कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का स्टार्च में वाया सुक्रोज, ठीक है बेटा। लिपिड ड्रॉपलेट अगेन स्टोरेज, ओके। लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रेन्यूल, राइबोसोम, स्ट्रोमा, ग्रेना, और सारी को आप ग्रेनम बोलते हो। स्ट्रोमा लैमेली, थाइलेक्वाइड लैमेली सेम चीज होती है। तो यहाँ पे आप लेबलिंग मैंने बहुत पहले ये सब करा रखी है, पढ़ाया हुआ है, आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। थाइलेक्वाइड लैमेली भी इसी को कहेंगे। स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमा में फैला हुआ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर स्ट्रोमल लैमेली। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एक आप अपने आप ड्रॉ करके लेबलिंग कर लो। डीएनए, डीएनए की लेबलिंग इसमें नहीं है, यू शुड रिमेम्बर, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम 70s होता है, स्टार्च के ग्रेन्यूल दिख रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का इतना अच्छा सा एकदम एक है ना कि आपने अपने रूम को सेट कर दिया,
ठीक है। फिर आपके रूम में आपने बेड लगाया, एक तरफ स्टडी टेबल लगाया, एक तरफ बढ़िया आपके डिजाइनर कवर्ड में कपड़े और सैंडल अगर रखते होगे तो रखा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हर जगह का अपना एक फंक्शन है। बेड पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली बेड सोने के काम आता है। बैठ भी सकते हो, बेड मना नहीं करेगा कि सो। ठीक, तो वो डिफरेंट बात है। स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हो, ठीक है, कपड़े आप अपनी जगह पे रखते हो। तो यू कैन से हियर कि यहाँ बहुत क्लियर लेवर ऑफ डिवीजन है। जो रिएक्शंस थायलाकोइड पे चल रहे हैं वो थायलाकोइड पे ही होंगे, वो स्ट्रोमा में नहीं होंगे। और जो रिएक्शन स्ट्रोमा में होंगे वो स्ट्रोमा में ही होंगे, थायलाकोइड पे नहीं होंगे। जो रोल आउटर मेम्ब्रेन का है वो इनर मेम्ब्रेन नहीं करेगी, जो इनर मेम्ब्रेन का है वो आउटर मेम्ब्रेन नहीं करेगी। क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन। तो लाइट एब्जॉर्ब करना जरूरी है, उसकी टेंडेंसी किसको दी गई है? थायलाकोइड को दी गई है। वो सब यहाँ हो रहा है। लाइट का एब्जॉर्प्शन, स्ट्रोमा में लाइट जा रही आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके पास ऐसे पिगमेंट नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस का लाइट लाइट रिएक्शन परफॉर्म करे। लेकिन डार्क रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक है दैट इज ऑन स्ट्रोमा। जैसे आपके स्टडी टेबल पे जो बुक रखी है, जो टेबल लैंप रखा है, जो पेन का स्टेशनरी का बॉक्स रखा है, दैट इज ऑन स्टडी टेबल, है ना। तो अगर आप बेड पे पढ़ भी रहे तो यू विल यूज टू कि बार बार उठोगे और जो चीज चाहिए वो लेने जाओ। लेकिन अगर आप वहां बढ़िया से चेयर पे बैठे हुए तो आपको सब अपने हाथ के रेंज में ही मिल जाए। तो उसी तरीके से जो भी एंजाइम डार्क रिएक्शंस के लिए चाहिए, फाइनल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में होते। क्लियर है? पहले एक पिक्चर समझो कि जो आप प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो वो कहाँ चल रही है, कैसे चलेगी। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आता जाएगा, उसको आपको जगह एकदम क्लियर रहना। लोकेशन शुड बी क्लियर, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन बनता है। कौन सा ल्यूमेन में हो रहा है? जब हम ल्यूमेन बोलेंगे तो आपको इस थायलाकोइड के अंदर जाना पड़ेगा। अब इसकी अपनी एक सिंगल मेम्ब्रेन दिख रही है, जो डार्क कलर का, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज थायलाकोइडल मेम्ब्रेन। ओके, इस मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ल्यूमेन में क्या फंक्शन होगा? तो आपको इसके ल्यूमेन को एकदम ध्यान रखना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ल्यूमेन इनसाइड, नॉट दिस। दिस इज स्ट्रोमा। यू कैन से इट ल्यूमेन, बट हियर इट इज स्ट्रोमा। अगर आप दोनों के लिए ल्यूमेन टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो फिर मिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लोकेशन सबको क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है? गुड। There is a clear division of level within the chloroplast. समझ में आ गया ये आपको? The membrane system is responsible for trapping the light. किस membrane system की बात हो रही है बेटा? This is thylakoidal membrane, not outer and inner membrane. Thylakoidal membrane, or you can say granule membrane. इसके अलावा आप कुछ नहीं बोला। Light energy and also for the synthesis of ATP. आपको पता है एटीपी सिंथेस, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, थोड़ा सा मैंने F0 F1 पार्टिकल बताया हुआ है, रोटेट करके H प्लस आयन कंसेंट्रेशन से कैसे एटीपी फॉर्मेशन होता है सेल चैप्टर में। वही थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी डिटेल। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएस, ये मार्क कर लो आप। मतलब ये सबका लोकेशन फिक्स है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। दैट्स वाई क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा। एक तो आपको सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा था। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत हाई क्वालिटी का डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है। वहां सरफेस पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, एसईआर इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस में, आरईआर इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो दोनों अलग अलग टाइप्स के ईआर ही हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आरईआर के एक कोने पे प्रोटीन बन रहा है और आरईआर के एक कोने पे लिपिड बन रहा है। गोल्जी स्पेसिफिक है, अपना पैकेजिंग का सिस्टम कर रहा है एंड बाद में उसको वेसाइकल में दे रहा है। ओके, उसके दो फेज है, दोनों अलग अलग फेज है, एक ही फेज पे दो जगह नहीं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत स्पेसिफिक है, उनके एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रिएक्शंस चल रहे हैं। तो ये चीज आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखेगा नेक्स्ट चैप्टर में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, आउटर मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, क्रिस्टी पे क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है। ठीक बच्चा, तो लोकेशन स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर बिफोर द प्रोसेस। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज सुगर। सुगर बोला मतलब ग्लूकोज। ठीक है बच्चा, तो फाइनली
जो रिएक्शन होगा जिससे शुगर बनेगा वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा। और इनफैक्ट ग्लूकोज यहाँ बनता भी है। लेकिन अभी मैं नहीं बोल रही ये सब, आप हायर क्लासेस में पढ़ना। यहाँ से वो ट्रेवल करके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के साइड एंड वहां पे ग्लूकोज फाइनली फॉर्म होगा। ओके, विच इन टर्न्स फॉर्म स्टार्च, और ये सब कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली, फॉर्मर मतलब पहले वाला जो मेम्ब्रेन पे बात हुआ है, मैंने पहले ही बोला है बहुत टफ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो एकदम तुरंत कहाँ से कहाँ स्विच कर रहा है उसको आपको बहुत अटेंटिव होकर मार्क करना होगा। फॉर्मर मतलब फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे आप भले ही लिख भी लो फर्स्ट, मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो रही है। राइबिन और कॉल्ड लाइट रिएक्शन, क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो वहां पे जो प्रोसेस होगा उसको यू कैन से फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट को यूज करके केमिकल बन रहे हैं, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? अभी तक इसमें CO2 नहीं आता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइविंग बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट? ATP और NADPH। मतलब ATP और NADPH वो प्रोडक्ट है जो कि डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यू कैन सी नाउ कि डार्क रिएक्शन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP और NADPH नहीं बनेगा, NADPH और ATP नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन तो लाइट डिपेंडेंट है, आपको नाम से समझ में आ जाता है, बट डार्क रिएक्शन क्या विदाउट लाइट चल सकता है? नो, इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। डायरेक्ट उसको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट से जो प्रोडक्ट बने हैं वो उसको चाहिए। थोड़ा सा भी लिंक इधर उधर करोगे बेटा आपको ये टफ हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अभी हम मैकेनिज्म में जा ही नहीं रहे, सिर्फ एनसीईआरटी बोल। Hence, to distinguish the latter, they are called by convention as dark reaction. ठीक है, इजी रखने के लिए उसको नाम दिया गया है डार्क रिएक्शन। इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि उसको अंधेरा चाहिए, काला कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे ब्लैक पिगमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज जस्ट कन्वीनियंस कि एक व्हाइट है तो एक ब्लैक, एक लाइट है तो एक डार्क। ओके, कभी कभी साइंटिस्ट थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर देते हैं। दिस इज नोन एज कार्बन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज हियर CO2 एंटर्स बेटा। ये वो रिएक्शन है जहां पे CO2 एंटर करेगा और कार्बन का फिक्सेशन, मतलब CO2 का फिक्सेशन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चा, दैट्स व्हाई इट इज कार्बन रिएक्शन। अपने आप में ये भी केमिकल रिएक्शन है बट विदाउट यूजिंग द लाइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड एवरी रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, सब जगह केमिकल। ओके बच्चा, तो जस्ट उसमें इसको क्या कह दिया गया, कार्बन रिएक्शन। यहाँ कई सारे कम से कम 10 MCQs हैं इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने अभी बोला, अलग अलग तरीके से पूछे जाते। However, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। ठीक है बच्चा, जो मैंने बोला वही लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कर। फिर से सुन लो ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की है बहुत शॉर्ट में, जिसको आपको एलेबोरेट करके देखना है। सेल चैप्टर का होमवर्क में लिख लो, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेना। इनफैक्ट क्लोरोप्लास्ट क्या, कंप्लीट प्लास्टिड आप रिवाइज कर लेना, तो प्लास्टिड में आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों आ जाएंगे, उसको रिवाइज, उतना ही पोर्शन आप रिवाइज करके रख लें। क्लोरोप्लास्ट में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वहां पे कुछ स्ट्रक्चर है, दैट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्रेना। ग्रेना का मतलब कॉइन लाइक स्टैक। वन कॉइन इज नोन एज थाइलेकोइड। ओके, थाइलेकोइड इज द प्लेस वेयर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा क्लोरोफिल या अदर पिगमेंट्स के थ्रू, वो कहाँ होंगे आपको, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे। तो एक लोकेशन हमें मिल गया। ओके, दूसरा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन चलता है। डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई वी से इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, नॉट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। उसकी लोकेशन क्या है, विद इन द स्ट्रोमा। जो फ्लूइड भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें वो चलेगा, क्योंकि जो आप रूबिस्को एंजाइम बोलते हो, रूबिस्को लिखा है ना बेटा, रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ये सब क्वेश्चन आते जाएंगे तब हम आपको बताएंगे।
दैट्स व्हाई इट बीइंग अ स्पेसिफिक लोकेशन। जो एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए है एक स्पेसिफिक एंजाइम है, उसकी जहां लोकेशन होगी वो वहीं पे कन्वर्जन को परफॉर्म करेगी। क्लियर है? फिर मैंने एक्स्ट्रा बताया थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन जो आगे आ जाएगी, एंड आउटर और इनर मेम्ब्रेन से फिलहाल कोई काम नहीं है, दैट इज टोटली ट्रांसपेरेंट। मैंने एक स्ट्रक्चर भी दिखाया था क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते वक्त कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, तो लाइट एकदम एंटर कर जाती है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन आपको इजीली दिखेगी और लाइट एंटर कर जाएगी, तो एंटर करने के बाद वो ट्रैप होगी थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। तो तीन मेम्ब्रेन यहाँ पे आपने देखा, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, वो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन का होगा। क्लियर इतनी बात? अब पिगमेंट्स के लिए पहले भी हम लोगों ने डिटेल इसको भी देखा हुआ है सेल चैप्टर में, बट हम यहाँ पे तुम्हें फिर से थोड़ा फोकस होके देखो ये वाला इमेज टोटली वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही इमेज एक मैंने सेल चैप्टर में भी मेंशन किया था कि लाइट है तो वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कर जा रही है, अंदर एंटर कर जा रही है, एंड थाइलेक्वाइड पे वो एब्जॉर्ब होगी। एंड यू कैन सी हियर कि थाइलेक्वाइड इज ग्रीन कलर, इसका मतलब उसके क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा है, यहाँ पे वो ग्रीन कलर का अपीयरेंस दे रहा है। ये अपन ने एल्गी में भी पढ़ रखा है, जो पिगमेंट ज्यादा होता है वो कलर दिखता है। ओके, और ग्रीन कलर है तो यू कैन सी कि इसके अंदर भी प्योर स्कैटर्ड होता हुआ दिख रहा है, और ग्रीन को इसने कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। तो थोड़ा फिजिक्स भी समझो, थोड़ा वेवलेंथ भी जानो यहाँ पे, और थोड़ा लाइट एनर्जी को भी समझो। ओके, नाउ कम टू द photosynthetic pigment, the light receptor, you can also see लाइट को जिसने रिसीव किया वो पिगमेंट है। ओके, तो ये लाइट रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल हो गए। ओके, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ध्यान रखना आप, सारी लाइट को नहीं, यूवी लाइट से, अभी इसको इंफ्रारेड लाइट से कोई मतलब नहीं है, विजिबल लाइट की बात होगी। द नेचर ऑफ सनलाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ओके, प्रॉपर्टी है उसकी विच ट्रेवल्स इन वेव। आपको याद हो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बढ़ाया भी था वेव, एच इज इक्वल टू, क्या बढ़ा रखा था, कौन सा लिया था तुम्हारे, तो क्या बढ़ाया था, चलो ठीक। वेव नेचर मैंने बताया होगा, समथिंग एस सी अपॉन लैम्डा टाइप से कुछ बताया होगा। अब कौन सा लिया था वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो लाइट का जो नेचर होता है दैट इज वेव नेचर, और ये आपको फिजिक्स में भी पूरा लाइट चैप्टर पढ़ना ही होगा। रिफ्लेक्ट लाइट विच इंक्लूड द कलर्स वी सी। अगर प्रिज्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा तो यू कैन स्कैटर द लाइट, स्प्लिट कर लेते हैं अपन उसको 7 स्पेक्ट्रम में, 7 विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में, एंड उससे हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल लिख रहा है कि ग्रीन लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट कर। नाउ कम टू योर क्वेश्चन जो पहले भी आया हुआ है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन में, एंड ध्यान दो उसको। मैग्नीशियम सेंटर में, दिस इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए है। अब हर एक लाइन एमसीक्यू जो यहाँ से हम बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनो। सेंटर में मैग्नीशियम पढ़ चुके हो मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड पेरीफेरी पे 4 पायरोल रिंग, 1 2 3 4, 4 पायरोल रिंग, दैट इज नोन एज टेट्रा पायरोल रिंग, टेट्रा पायरोल रिंग। ओके, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। दिस इज हेड ऑफ क्लोरोफिल ए, वो पोर्शन जो लाइट को एब्सॉर्ब करता है दैट इज हेड, मतलब पोरफायरिन रिंग। हर टेट्रापायरोल रिंग में अगेन यू कैन सी हियर आपको नाइट्रोजन दिख रहा होगा, विजिबल है ना स्क्रीन। दिस वन इज नाइट्रोजन, 1 2 3 4। हेवी मिनरल एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो हर
आपको पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन दिखेगा, पोरफायरिन के अंदर 4 नाइट्रोजन होंगे। लिखते चलो, क्वेश्चन ऐसे, क्लोरोफिल ए मेथाइलेटेड होता है, दिस इज अगेन क्वेश्चन, मेथाइल ग्रुप होगा। हेड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिनिमम मालूम होनी चाहिए, अभी हम और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जो इस स्ट्रक्चर से दिख रहा है उतना हमने आपको बताया है ना बेटा। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में स्ट्रक्चर वेरिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पोरफायरिन रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, दिस इज एमसीक्यू। CHO मतलब एल्डिहाइड। ये हो गया हेड के बारे में। क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड, क्लोरोफिल ए में मिथाइल। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनो। हेड इज द रीजन वेयर लाइट एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। टेल को मतलब नहीं होता है, मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी अपन कहाँ गए, क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में, और दोनों के हेड वाले पोर्शन को देख रहे हैं। पोरफायरिन रिंग में हम देख रहे हैं कि दैट इज द पोर्शन वेयर लाइट एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ओके, इसके सिंथेसिस के लिए आयरन मॉलिक्यूल चाहिए, ये भी पढ़ा हुआ है मिनरल एंड न्यूट्रिशन में। अब आ जाओ टेल पे। टेल कैसी होगी, फाइटॉल टेल होता है। फाइटॉल मतलब OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ऑल मतलब एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप होगा। ठीक है बच्चा, फाइटॉल टेल। हाइड्रोकार्बन की फाइटॉल टेल होगी, मतलब CH CH CH। यू कैन IPSC अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा दिया होगा सर ने तो आप ये समझ रहे होगे कि ये कैसे आईपैक बन पढ़ा है IPSC, है ना। तो जहां जहां पे बेंड है वो सब C होता है, और इधर उधर जो बॉन्ड है वहां पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, और जहां कुछ नहीं है उसको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप H जोड़ दो, सिंपल आईपैक, सबसे चेन वाला। ओके बच्चों, क्लियर इतनी बातें। लोकेशन पे है इसके, कहाँ पे है ये, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में कई सारे बॉडी हैं जो क्लोरोफिल को बेयर करते हैं, उन बॉडी को बोलते हैं क्वांटासोम। ये भी सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। क्वांटासोम, एक क्वांटासोम के अंदर होते हैं कितने मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के, 230 मॉलिक्यूल होंगे टोटल क्लोरोफिल के। इसमें 170 होगा क्लोरोफिल ए एंड 60 होगा क्लोरोफिल बी। ये भी सेल चैप्टर में बढ़ाया हुआ है। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। अब थोड़ा इमेजिनेशन अपनी बढ़ाओ, ये हम एक क्वांटासोम बोल रहे हैं, एक थाइलेक्वाइड के अंदर एक क्वांटासोम। इस तरीके से कई हजारों क्वांटासोम एक जगह प्रेजेंट है, और इस तरीके से कई थाइलेक्वाइड एक ग्रेना में प्रेजेंट है, और कई 100 थाइलेक्वाइड एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। समझ में आई कुछ बात। तो रिएक्शन कहाँ चल रहा है, इनिशियल रिएक्शन कहाँ चल रहा है, क्वांटासोम के अंदर भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट पे चलेगा। यहां तक आपको जाना है, क्लियर है बच्चा। तो जो अपन थाइलेक्वाइड से आए थे, थाइलेक्वाइड के अंदर अपन गए क्वांटासोम में। क्वांटासोम्स आर द, सोम मींस बॉडी, क्वांटा मतलब फोटोन लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाली बॉडी। ठीक है, तो क्वांटासोम के अंदर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसमें मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल को भी हमने डिवाइड कर दिया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में, दैट इज द 3:1 रेशियो। एक क्वांटासोम के अंदर 3:1 रेशियो है, तो पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में भी 3:1 का रेशियो है। और इस तरीके से नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर प्रेजेंट। तो दैट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं है कि आराम से एक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सारी जिम्मेदारी बना दी गई, कई सारी उसके कॉपीज हैं, सब वहां पे चल रहे। इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस स्पीसीज का क्या है। ठीक है बच्चा, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 पिगमेंट है, अपने अकॉर्डिंग 3 पिगमेंट है। 4 एनसीईआरटी कैसे हो जाएगा, क्लोरोफिल ए और बी वो अलग अलग पड़े, है ना। तो क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये पिगमेंट्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको सेल चैप्टर में। इंपॉर्टेंट पोर्शन में सिर्फ बताऊंगी अभी, बाकी आप रिवाइज करोगे वहीं से। क्लोरोफिल वाटर इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलेंगे तो यू कैन रिलेट इट विथ ईथर।
ठीक है, एथेनॉल, मेथेनॉल, तो ईथर मेनली याद रखो, उसमें ये सॉल्युबल होता है। दिस इज अगेन क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब लाइन क्वेश्चन। रॉ मटेरियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, अब आप जिस क्लोरोफिल को बोल रहे हो क्लोरोफिल ए बी, वो भी किसी से सिंथेसाइज हुआ होगा ना। जैसे मैंने एक जनरल बताया था, प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल बने, या आप जब मिनरल में बोल रहे हो आयरन पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, इसका मतलब कुछ तो रॉ मटेरियल है। एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन, सक्साइनिल को ए, सक्साइनिल को का मतलब होता है को एंजाइम, ए इज ए, ओके। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है ना क्रेब्स साइकिल, अभी सेलुलर रेस्पिरेशन में अपन बात करेंगे, तो वहां सक्साइनिल को ए आएगा, तो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी, बाजी मार्क करके रखना कि मैम इसको फ्यूचर में पूछने वाली। समझ में आ रहा है? तो रॉ मटेरियल है, जब मैं बताऊंगी ना तो तुम्हें पूरा पढ़ाने के बाद, खैर उसी टाइम बात करेंगे, तो तुम्हें एक राज खुलेगा कि उतना पढ़ने के बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि उसका होता क्या। ठीक है, तो वो वहीं पर बात करेंगे। तो सक्साइनिल कोए जो है वो वहां से, अगर सेल को रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल सिंथेसिस की, तो वो उस पाथवे को छोड़ के निकल जाएगा और क्लोरोफिल की सिंथेसिस करने लगे एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे आपके घर में बहुत सारा इंग्रेडिएंट रखा है किचन में, तो आप जो डिश बनाते हो उसके अकॉर्डिंग ही तो आप लेते हो इंग्रेडिएंट को। ऐसा तो नहीं है खीर में नमक भी डाल दो, लाल मिर्ची भी डाल दो और बना रहे हो खीर, ऐसा नहीं होता ना। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस साइड में मूव कर जाए। देन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, नाइट्रोजन आपने पढ़ रखा है, मैग्नीशियम आपने पढ़ लिया, दोनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं और ये सिंथेसाइजिंग मिनरल है। ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। Again, I repeat, succinyl CoA, glycine is amino acid and नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, तो वो रॉ मटेरियल में होंगे। एंड आयरन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एंजाइम के लिए चाहिए, तो आयरन आपके सिंथेसिंग के रिएक्शन में रोल प्ले। नाउ क्लोरोफिल का प्रिकर्सर, व्हाट इज प्रिकर्सर? प्रिमिटिव, है ना। जैसे आप क्लोरोफिल बोल रहे हो, तो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर क्या है? एक तो हो गया रॉ मटेरियल, लेकिन एक जो फाइनल क्लोरोफिल बनने के जस्ट पहले वाला होगा, इट इज लाइक कि तवे पे रोटी रखी है बेल के, और अगर आपने गैस नहीं ऑन किया हुआ है तो आप उस रोटी को खाते नहीं हो, तो खाने के लिए रोटी को सेकना पड़ेगा। तो उस रोटी का प्रिकर्सर क्या हुआ है? वो बेली हुई रोटी, वो लोई, वो आटा गुथा हुआ, वो सब क्या है उसके प्रिकर्सर फॉर्म। तो जस्ट एडिबल रोटी के स्टेज के पहले वाला क्या है? जो तवा पे रोटी, तो दैट इज प्रिकर्शन, है ना। तो वो क्लोरोफिल जो फंक्शन करेगा जस्ट उसके पहले क्या होगा? प्रोटोक्लोरोफिल। एकदम एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझो बच्चा, ओके। फिर हमने बात किया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अगर आप घर में रखते हो घर के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट येलो कलर को शो करते हैं, पत्तियां येलो होने लगती है, दैट इज एट्यूलेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटोक्लोरोफिल का क्लोरोफिल में कन्वर्जन रुक जाता है, बिकॉज इट इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो। इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फोर्थ पायरोल रिंग में ऐड होते हैं। कुछ हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे बेटा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप पहले पाथवे प्रोसेस को जाने के पहले उसके स्ट्रक्चर को आपको सब समझना है, ओके। तो प्रोटोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल में अगर कोई कहे क्या डिफरेंस होता है, दैट इज द 2H प्लस का डिफरेंस है, जो कि फोर्थ पायरोल रिंग में कम होता है, और क्लोरोफिल में फोर्थ पायरोल रिंग में दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते, ठीक है बच्चा। एंड दैट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल। H प्लस का ऐड होना क्या होता है? रिड्यूस। प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है बच्चा। The protochlorophyll lack two hydrogen atom. One is seventh and eighth carbon atom in fourth chiral ring. अब आपको पता है कहीं तो भी ऐसे होगा, सेवेंथ और एट्थ वो डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगी तो इसको अपनी बैलेंसी के लिए एक एच, इसको अपनी बैलेंसी के लिए एक एच। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा? CH, बाकी बैलेंसी होगी इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई बात समझ में? समझ में आया ना ये बात? क्लियर है एकदम? ठीक है।
तो फोर्थ पायरोल रिंग के 7th और 8th कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा एंड दैट इज द प्रोटोक्लोरोफिल से वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल्स आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड। देखा हमने सेंटर में मैग्नीशियम है, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन होंगे बेटा। हैविंग हाइड्रोफिलिक हेड, अगेन जैसे लिपिड में आपने देखा था ना, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोकार्बन की टेल क्या हो गई आपकी हाइड्रोफोबिक एंड हेड क्या हो गया हाइड्रोफिलिक, ओके। एंड हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक फाइटोल टेल। अभी आप फाइटोल के लिए याद रखो किसमें OH होगा, इसका भी फॉर्मूला पूछा हुआ है एम्स में, C20H39OH, 1 OH इज फॉर द फाइटोल। इन्फॉर्मेशन ज्यादा है आई नो, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा और इतना आपको अपने ब्रेन में आज के आज ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। समझ में आया पूरा, क्लियर है, ठीक है। 4 पायरोल रिंग, इसी को बोल सकते हो 4 को यू कैन यूज द टेट्रा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम आयन held with the tetrapyral ring in chlorophyll. The size of head 15 into 15 angstrom and length of phytol tail is 20 angstrom. This is also given in cell chapter, दिया था मैंने, है ना। और यहीं पे इसी स्ट्रक्चर पे आप ये ध्यान रखना कि अगर मिथाइल ग्रुप की जगह CHO ऐड हो गया तो दैट बिकम द क्लोरोफिल B। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा है, मैं मान रही हूँ ज्यादा, बट इसके लिए तो आप तैयार हो जाओ, आगे मेडिकल करना है तो रोज कम से कम 50 इंफॉर्मेशन नहीं बायो में ऐड हुई तो क्या पता। कुछ पूछ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन टेल हाइड्रोफोबिक होता है, पोरफायरिन रिंग हाइड्रोफिलिक है, पोरफायरिन के अंदर एक मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन, ठीक। मेथाइल ग्रुप होगा तो ये क्लोरोफिल ए हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल B हो जाएगा। फाइटोल टेल में आपको ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात नहीं करना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन टेल, तो CH और यहीं पे वेरिएशन होगा तो वो क्लोरोफिल A और B का स्ट्रक्चर है। ये हम लोग जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्ट्रक्चर बनाते हैं लैपटॉप में तो हम लोग कुछ इस तरीके से बॉल एंड स्टिक मॉडल बना के उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यू कैन सी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पायरोल, ठीक है। ठीक, फॉर्मूला भी पूछा गया, अब हम क्या कर रहे हैं, पूछा गया तो पूछा गया C55H72O5N4, ये नहीं भूलते हैं, ये नहीं भूलते, ये भी नहीं भूलते हैं, ध्यान यहाँ रखें। 72 ऑक्सीजन 5 with methyl group is important, that's why it is chlorophyll A. Universal pigment, you know, कई बार मैंने बताया, यूनिवर्सल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस, यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। यूनिवर्सल सेल वॉल कंपोनेंट सेलुलोज, प्लांट होगा तो सेलुलोज होगा, ओके। कुछ चीज यूनिवर्सल है जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में अपन सिमिलरिटी में ले जाते हैं। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब क्लोरोफिल होगा, either you talk about the BGA और you talk about algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी की भी बात करोगे, एक पिगमेंट जो सबके पास होगा दैट इज क्लोरोफिल A। तो उस एक पिगमेंट का स्ट्रक्चर, डिटेल इंफॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मूला क्या है कैसा है वो आपको याद रहना चाहिए, है ना बच्चा। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सल एंड क्लोरोफिल B में C55 कॉमन जा रहा है, H के पास आप 72 से 70 कर लो, O6N4H। O6 क्यों ऐड हो गया बता दो फटाफट, जब आपने CHO ऐड किया तो वो आ रहा है ना। अब थोड़ी सी चीजें होती हैं, अगर आप इसको याद रख लोगे तो याद रहेगा ये हमेशा। O6O5 वाई, बिकॉज वी एडेड नो CHO, मेथाइल ग्रुप की जगह हमने CHO ग्रुप की बात की, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में एक O है, दैट्स वाई O5 से O6 हो गया। मैग्नीशियम एक ही है, N4 है, C55 है, H कम हुआ है क्योंकि CH3 का 2H चला गया, CH3 का 2H गया तो 2H कम हो गया, एंड ऑक्सीजन का एक O ऐड हुआ है तो उधर एक O बढ़ गया, तो सिंपल है, रिलेटेड ही रहता है, ऐसा कुछ है। पिगमेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी,
नोट इन प्लांट द रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए बी इज 3:1। ना ये सब आपने जगह जगह पढ़े हुए हैं, दोबारा एक रिकॉल कर लो। क्लोरोफिल सी डाई एटम्स कहाँ पढ़ा हुआ है, प्रोटिस्टम, ठीक। एंड ब्राउन एल्गी में जो एल्गी का टेबल था उसके अंदर पिगमेंट लिखे हुए थे, फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल लिखे हुए थे, वहां पे आपने देखा था ए बी सी डी ई, ठीक है। डी था रेड एल्गी में, येलो ग्रीन एल्गी है, दिस इज नॉट ग्रीन एल्गी, तो कंफ्यूज नहीं करना। Chlorophyll C present in diatom and brown algae, chlorophyll D red algae, chlorophyll E yellow green algae. Okay, now this is important. Bacteriochlorophyll ऐसे बैक्टीरिया में होंगे जो आपने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी कल के लेक्चर में H2S यूज कर रहे थे वाटर की जगह। तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में पिगमेंट कौन सा होगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। कुछ नहीं, बैक्टीरिया और क्लोरोफिल जोड़ दिया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम कर दिया। एंड दूसरा है बैक्टीरियोविरिडिन, ओके, प्रेजेंट इन ग्रीन सल्फर, तो पर्पल सल्फर में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ग्रीन सल्फर में बैक्टीरियोविरिडिन। बाकी ए बी सी डी ई और टोटल 7 टाइप्स के वैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। आपको कितना होंगे, 5 आपने कवर कर लिया, ठीक है बच्चा। बता दिया ये मैंने, क्लोरोफिल फॉर्मेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस अकरिंग इन लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में रिडक्शन होगा प्रोटोक्लोरोफिल का। इफ प्लांट्स आर प्लेस्ड इन डार्क, दिस इज अगेन एमसीक्यू, if plants are placed in dark they get yellowish due to lack of chlorophyll. The problem is called etiolation because protochlorophyll is unable to convert in chlorophyll, तो उसको बोलते हैं पीला पड़ जाना ना, पत्तियां पीली पड़ जाती है। जबकि आप क्रिसमस ट्री को देखो, आप जिम्नोस्पर्मिक डेकोरेटिव प्लांट को देखो, आपके मोस्ट ऑफ द फ्लावर पॉट में जो आप अंदर की तरफ रखते हो ना, एदर दे आर टेरिडोफाइट और दे आर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जैसे अभी क्रिसमस ट्री अंदर ही रहते हैं और वो कितना डार्क कलर का, ठीक है, तो उसमें एटियोलेशन नहीं होता है, क्यों, उसका भी क्वेश्चन है। एंजाइम, अगर ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है तो एक एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है उनके अंदर, क्लोरोफाइलिस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, वो कन्वर्ट कर रहा है वहां पे प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में, दैट्स व्हाई एटियोलेशन इज नॉट रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म। अगेन ये भी क्वेश्चन है। The angiospermic plant generally suffered by etiolation when placed in dark because protochlorophyll not converted into chlorophyll. Protochlorophyll is converted into chlorophyll by the reduction process in presence of light. एक तो ये हो गया एंजियोस्पर्म। दूसरा है कि जिम्नोस्पर्म है एंजाइम क्लोरोफाइलिस, so not get suffered by the problem of etiolation. इसलिए आप जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को, या आपने एक वो डेकोरेटिव लीफ वाला देखा होगा प्लांट, उसमें कलर ऐसा लगता है कि स्प्रे किया गया, ठीक है, पिगमेंटेड, उसमें रेड व्हाइट ग्रीन इस तरह येलो कलर की लीफ के ऊपर पिगमेंट दिखते हैं, ओके, वो भी जिम्नोस्पर्मिक होता है, एक उसमें टेरिडोफाइटा का होता है। तो उन सबको फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अंधेरे में, अंधेरे का मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरा, जैसे कि आपने घर के अंदर रखा है और आपको पता है यहाँ पे धूप पहुंच रही है, और धूप पहुंच रही है मतलब लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस चलेगी, क्लियर है। उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एकदम धूप में रख दो प्लांट को उठा के, लाइट पहुंचनी। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, कभी आपके घर में लाइट जाती होगी जब, तो आपको एकदम से धूप अंधेरा लगता है, लाइट गई तो एकदम अंधेरा लगता है रात के टाइम, लेकिन थोड़ी देर जस्ट आप 10 सेकेंड वेट करो तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। क्यों, उजाला कहाँ से आ गया, वो उजाला था लेकिन आपके रेटिना को उतना सेट होने में टाइम लगा, तो लाइट वहां पे थी, चाहे वो चांद की रोशनी से हो या बाहर कोई बल्ब बल्ब गली में चल रहा था उसकी रोशनी पहुंच रही, ओके। लेकिन एकदम से आपकी आसपास वाली लाइट गई तो आपको अंधेरा लगता है और 10 सेकंड में वो अडॉप्ट हो जाती है आंख, तो आपको अपने ही घर में पता चल जाता है कैंडल किधर है, किधर जाना, चलना फिरना शुरू हो जाता है, क्लियर है। उसको उन सब चीजों को रिलेट करो। नाउ कैरोटेनॉइड्स पढ़ाऊं कि छोड़, चलो जितना लिखा है बस इतना। येलो और ऑरेंज इन कलर, सिल्ड पिगमेंट पढ़ाया हुआ है सेल चैप्टर में। प्रिवेंट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइट के प्रेजेंस में अगर
क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो भी वो काम नहीं कर सकती है। इट इज लाइक की बर्निंग ऑफ क्लोरोफिल। ओके, बहुत तेज धूप है और आपको हम जबरदस्ती खड़ा कर दें, भगवान जाने कितना अंदर से हमको क्या ही बोलोगे, पागल हो गई है एकदम, बेहोश हो जाएंगे, अभी हम गिर जाएंगे ये हो। तो लाइट जरूरी है भाई क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन एक्सेस ऑफ लाइट उसको जला सकता है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको बर्न कर दे, तो उसको प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वहां पे अदर पिगमेंट है जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसको रोक लो, है ना। जैसे एवेंजर की वो वाली एक सीन थी जहाँ पे थॉर खड़ा था, उसका क्या वो दूसरा वाला तुम लोग को पता वाला, वो हथौड़े वाले तो एक था म्योमे, दूसरा वाला क्या है, स्टॉर्म बाइकर। तो वो जब उसका मैन्युफैक्चरिंग वाला सीन है, तो आप रिलेट करना, वहां पे बीच में थॉर खुद खड़ा होता है ताकि उतनी लाइट ही पहुंचे जितनी उसको नीड है, पूरी की पूरी पहुंचेगी तो उसका जो मैन्युफैक्चर का प्रोसेस चल रहा था वो नहीं हो पाया। तो वो कैसा वर्क किया, वहां पे एक शील्ड की तरह वर्क किया, समझ रहे हो। तो उतनी ही लाइट आए जितनी क्लोरोफिल को जरूरी है, तो प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हो ये सब पॉइंट। इट इज नॉट लाइक कि लाइट तो जरूरी है क्लोरोफिल को, लाइट जरूरी है लेकिन एक लिमिट में लाइट जरूरी, उससे ज्यादा पड़ेगा तो क्लोरोफिल काम करने के पहले जल जाए। एंटीना मॉलिक्यूल, अब सबके घर में डिश टीवी लगी होगी, बढ़िया देखते होगे, अगेन यू कैन रिलेट इट। डिश टीवी में जो ये है रडार, ये सिग्नल्स को लेता है और आपकी टीवी तक वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ये छतरी क्यों लगाई जाती है, व्हाई दिस काइंड ऑफ छतरी देयर, ये जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है वो इधर ट्रांसफर करे, ठीक है बच्चा। तुम लोग तो थोड़े एडवांस टाइप में हो, कभी तुमने ऐसे देखा होगा 90s के वीडियो, ये वो देखने का मन हो तो हम लोगों का वो वाला रहता कि एक इंसान एंटीना हिलाता था, एक इंसान नीचे से बताता था सिग्नल आया या नहीं आया। अब वो चलता है मीम में कि 90s चिल्ड्रन, है ना। तो हम लोग वो काम करते थे कि भैया आया क्या, हिलाया क्या, एक एक बंदा पड़ा रहता था कि वो छत पे ही बैठा हो। तो अभी उस तरीके से नहीं होता, ओके। तो दिस इज एंटीना मॉलिक्यूल, है ना, एक मेन हो गया और बाकी जो उसके सपोर्टिव हो। चलो वापस आ जाओ, वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये हो चुका है। अच्छा, कैरेटेनाइट के लिए अभी पहली बार है। एंड टू टाइप्स, क्या क्या है बताएगा कोई, टू टाइप्स ऑफ कैरेटेनाइट्स, और सही बोल रही है बोलो, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। तो टू टाइप्स में आ जाता है आपका कैरोटीन, जो आप गाजर से देखते हो ना कि विटामिन ए के फॉर्मेशन में, बीटा कैरोटीन, है ना। तो कैरोटीन ऑरेंज कलर C40H56 प्रो विटामिन ए, किसी को बॉडी कन्वर्ट कर लेती है विटामिन ए में। कॉमन टाइप अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, मोस्ट कॉमन बीटा कैरोटीन, दिस इज अबाउट द पिगमेंट बेटा। अभी हम पिगमेंट में चले गए, फोटोसिंथेसिस में वापस आते हैं ना। देन ज़ैंथोफिल येलो कलर का, मोस्ट कॉमन ल्यूटीन, दिस इज क्वेश्चन आया हुआ है। रेशियो ऑफ ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन अगेन 3:1 और 2:1, इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ प्लांट। फाइकोबिलिन वाटर सॉल्युबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैरेटेनाइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं है, ज़ैंथोफिल पूछता है वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्लोरोफिल पूछता है वाटर सॉल्युबल नहीं है। पिगमेंट जो वाटर सॉल्युबल है दैट इज फाइकोबिलिन, ओके। कंसिस्ट ऑफ 4 pyrrole ring but lack magnesium ion, important point है। and phytol type occur in BGA and red algae, this is again important, और ये मैंने वहां पे लिखवाया भी आपको। एंटीना मॉलिक्यूल, बड़े प्लांट में ये कैसा है, एंटीना मॉलिक्यूल की तरह, ताकि एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब करे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे जो क्लोरोफिल ए नहीं कर रही है, और उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल को ट्रांसफर करे। मेन टाइप में इसमें फिर से आ जाता है, ब्लू के लिए फाइकोसाइनिन, रेड के लिए फाइकोएरिथ्रिन, ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना। नाउ कम टू योर काम का रेडिएशन, दैट इज विजिबल लाइट, है ना।
अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको वैरायटी आती है, वेवलेंथ पूछेगा कि विजिबल वेवलेंथ क्या है। जरूरी नहीं है कि आपको यही दिया हो ऑप्शन में 380 टू 750, कभी 400 देता है, कभी 420 देता है। तो यू हैव टू राइट डाउन द मिनिमम एंड मैक्सिमम। 380 और 750 के आसपास जितना क्लोजली आपको रीडिंग मिले उसको आप यस करके चले आओ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है और अलग अलग जो वेवलेंथ का रेंज पूछता है वो अलग अलग। ठीक है, तो विजिबल लाइट है वही है आपका वेब क्यों, है ना। इस पे आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब हमें वो इंस्ट्रूमेंट भी जानना है जो इसको लाइट को मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटर फोटोमीटर। फोटो से आप रिलेट कर लेना कि लाइट, स्पेक्ट्रम, मीटर, रीडिंग, तीनों उसके अंदर ही है। लाइट, स्पेक्ट्रम, रीडिंग, ओके, is a machine that sends light through pigments and measure the fraction of light transmitted at each wavelength। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करना होगा तो यू हैव टू रिलेट कि कौन सा लाइट अंदर जा रहा है और किस अमाउंट में वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है। तो अभी आपको दो स्पेक्ट्रम पढ़ने, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक एक्शन स्पेक्ट्रम। आपने एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन एग्जाम में लिखा ही नहीं तो ऐसे क्लास चलती रहेगी। समझ में आया कुछ? एब्जॉर्ब कर लिया था, आ रहा था लेकिन एग्जाम में भूल गए या याद ही नहीं आया। एक्शन स्पेक्ट्रम हुआ ही नहीं, लाइट अंदर जाके कन्वर्जन हुआ ही नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन रेट डाउन चला गया, है ना बेटा। अब यहाँ पे देखना आप, बड़ा खूबसूरत सा है एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लोग का सच में दिमाग बड़ा लाजवाब है। पहले तो लाइट को स्कैटर्ड कर दिया एंगलमैन वाले तरीके से, प्रिज्म को यूज किया, स्कैटर कर लिया। अब एक कुछ भी ऐसा माइका वगैरह टाइप से समझ लो कि ले लिया, उसमें एक पोर बना लिया जिससे लाइट पास ऑन हो सके और माइका से लाइट नहीं जाए। फिर उस पोर को विब्ग्योर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर, तो जब बी पे रहेगा तो सिर्फ वायलेट लाइट जाएगी, बी पे रहेगा तो सिर्फ ब्लू लाइट जाएगी। सेटअप को समझो, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या है, ये है क्लोरोफिल का सॉल्यूशन। इट लुक्स यू ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट है यूनिवर्सल, बट आज तक यही समझते होगे कि ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ग्रीन लाइट में करेगा क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है। और पढ़ाने के बाद भी तुम यही समझोगे और करके भी यही आओगे, जबकि हम शुरू से बताएंगे कि ग्रीन पिगमेंट से इसका कोई नाता नहीं है, वो कलर उसका ग्रीन है, मतलब वो पूरी ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगी। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जो एसेसरी पिगमेंट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किए होंगे वो उससे एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस चलेगी सिर्फ ग्रीन लाइट में क्योंकि एसेसरी पिगमेंट भी है, ठीक है, जो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब हम कहें कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड तो ऑरेंज है, तो वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसने लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो क्लोरोफिल को दे देगा, एनर्जी दे देगा। क्लियर है बच्चा? और उससे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए आपने वो देखा था ना बैक्टीरियल ग्रोथ वाला, तो जीरो बैक्टीरिया नहीं था, कहीं ज्यादा और कम था। ठीक है बच्चा, अभी हम आएंगे स्पेक्ट्रम पर। ब्रेक चाहिए क्या? रुको इसको खत्म करते हैं फिर 5 मिनट, 2:30 बजे देंगे। तो ये सेटअप समझ में आया। अब ग्रीन लाइट के लिए आप देखो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, तो गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम इस रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो 100% रिफ्लेक्शन आ गया, कुछ उसने लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं, लेकिन ब्लू लाइट दिया तो 0%, जीरो के आसपास। इसका मतलब ब्लू लाइट कहाँ गई, वो क्लोरोफिल सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। द लो ट्रांसमिटेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्शन लो हुआ है। ट्रांसमिटेंस वर्ड को यू कैन रिलेट विद रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, नहीं रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन है ना। ट्रांसमिटेंस इज रिफ्लेक्शन, लो ट्रांसमिटेंस कम रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे हाई ट्रांसमिटेंस होगा। और एब्जॉर्प्शन इज अपोजिट टू रिफ्लेक्शन, तो ट्रांसमिशन लो है तो एब्जॉर्प्शन हाई होगा।
ट्रांसमिटेंस हाई है तो एब्जॉर्प्शन लो होगा। तो आप क्लोरोफिल ए वाले यहाँ पे केस में देखो, ग्रीन लाइट में हाई ट्रांसमिटेंस लो एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन में अलग अलग टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है और वही क्वेश्चन टफ हो जाता है। क्लियर है बच्चा? तो रिफ्लेक्शन की जगह ट्रांसमिटेंस वर्ड भी याद रखना। हाई एब्जॉर्प्शन शो किया, रीडिंग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्ट ब्लू लाइट। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? वही जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपने कितना सीखा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उससे कितना काम किया, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। इज अ ग्राफ प्लॉटिंग लाइट एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ, कितना लाइट किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी आते हैं एनसीईआरटी पे ग्राफ दिया हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, जब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट बोलेगा बेटा तो सब आ जाएंगे, कैरेटेनाइड्स भी आएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन सब आ जाएंगे, है ना। तो टर्म समझना कि वो पूछ क्या रहा है। प्रोवाइड्स क्लूज टू द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फॉर ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए क्या क्या डिफरेंट वेवलेंथ पे कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नाउ एक्शन स्पेक्ट्रम, वही एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में उसने रोल प्ले किया। एब्जॉर्ब करके कहीं खुद को जल के नहीं बैठ गया, एक्शन ही नहीं दिखाया, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे कैलकुलेट होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, अगेन लिविंग का केस, हमें फंक्शनल स्टेज में समझना है, तो वी डोंट गो फॉर द स्टार्ट, इजिली वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, जो ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट से। इज इट क्लियर? है ना। तो उससे एक्शन स्पेक्ट्रम समझ में आता है। प्रोफाइल्स द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, अलग अलग रेडिएशन के लाइट का कितना रोल है कि वो फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म की है, कितना एक्शन दिया उन्होंने, एब्जॉर्प्शन कितनी लाइट अंदर गई, एक्शन कितना ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, कितनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रही है। ये दो टर्म क्लियर है सबको एकदम अच्छे से ना? ये एनसीईआरटी में आएगा अभी, इसलिए ये नहीं समझना कि मैम बाहर घुमा रही है क्या, अभी जब अंदर आ जाएगी तब अपन जग जाएंगे। आ जाओ, जग जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? Looking at plant, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? ग्रीन का मतलब भी कई सारे ग्रीन होते हैं ना बेटा, तो कई सारे ग्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ कंपोजिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट, कितने पिगमेंट के क्या कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है। चलो ब्रेक ले लो तुम लोग, फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट। और जग के आ जाओ, मैं स्पेक्ट्रम तो आज पढ़ाऊंगी ही पढ़ा, पानी डालो, नहा के आ जाओ जो कर।